हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। आज मैं आपको ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पढ़ाने जा रही हूँ। ऊर्जा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। दो तरह के स्रोत होते हैं, एक सीमित और एक असीमित। दूसरा होता है ऊर्जा के असीमित स्रोत क्या क्या हैं, मतलब सीमित का मतलब जिसकी क्वांटिटी हमारे पास फिक्स है, और असीमित का मतलब क्या होता है जिसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या है, फिक्स नहीं है, कितनी भी हमें प्राप्त हो सकती है, कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। तो और हमारे जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा का क्या संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। इस चैप्टर में मेनली क्या है, जो हम लोग बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जो कि पृथ्वी के भीतर से निकाले जाते हैं, वो सब जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अब होता क्या है, कोयला जैसे ले लीजिए, कोयला क्या है, पृथ्वी के नीचे खानों में मिलता है, उसकी खुदाई करके बाहर निकालते हैं। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना जब कोयला सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको बनने में तो करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं। और पेट्रोल भी इसी तरह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कैसे अपनी गाड़ी चलाएंगे। तो इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को अपने वैकल्पिक स्रोतों का यूज़ करना चाहिए। आजकल जो सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, विंड एनर्जी का यूज़ हो रहा है, जल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे सोने, जागने, बैठने, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए हमें क्या है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। खड़े होने, चलने फिरने, दौड़ने, बोझ उठाने और प्राकृतिक घटना चक्रों जैसे वायु प्रवाह, आंधी तूफान, वर्षा आदि होने में। कृषि द्वारा अब अन्न उत्पन्न करने में, कपड़ा, मकान, रेल, सड़क, परिवहन संसाधनों के निर्माण एवं उन्हें क्रियाकारी बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के फलस्वरूप कारखानों, औद्योगिक संस्थानों इत्यादि में स्थापित मशीनों के संचालन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती है। सजीवों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भोजन है। सभी जंतु अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और यह ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। अब सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा में क्या होता है, ऊष्मा तो होती ही है, साथ ही साथ क्या होता है, प्रकाश भी होता है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ देखिए, धूप में रख दीजिए तो क्या होता है, गर्म हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रकाश भी मिलता है। क्या एक सूर्य के प्रकाश के अगर तुम करोड़ों बल्ब भी कहीं जला दो तो क्या उतना प्रकाश आपको कभी मिल सकता है? नहीं। और इसी तरह उतनी ऊष्मा भी हमें नहीं मिल सकती। तो अपार मात्रा में हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के कारण ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और आसपास की ठंडी वायु उसका स्थान लेती है, जिसके कारण वायु प्रवाह बना रहता है। इसी कारण आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि अनेक स्थानों पर आते रहते हैं। समुद्रों, झीलों, नदियों व तालाबों का जल सूर्य के ऊष्मीय विकिरण से वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और वायु का तेज प्रवाह भी जल को वाष्प में परिवर्तित कर देता है। जल वाष्प वायुमंडल के ऊपर उठकर संघनन के फलस्वरूप बादलों का निर्माण करता है और ठंडा होने पर बादल जो है जल वर्षा या हिमपात के रूप में धरती पर वापस आ जाते हैं। तो ये क्रिया जो है, चक्र जो है, लगातार चलता रहता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। आपको पता है जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एटमॉस्फेयर के कार्बन है और सूर्य का प्रकाश है। इन सब चीज़ों की हेल्प से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें भोजन बनता है और साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है, जो कि हम लोग कहते हैं ना कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमें अत्यधिक ऑक्सीजन मिलेगी, जो हमारी सांस लेने में सुविधाजनक होती है, प्राणवायु जिसे हम लोग कहते हैं। तो अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। पेड़ पौधे हमारे भोजन का स्रोत हैं, इसलिए हमें ऊर्जा से प्राप्त होने वाली हमें भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत वास्तव में सूर्य की ऊर्जा होती है। अब लकड़ी एवं गोबर से बने उपले में भी सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है, अतः ये भी ऊर्जा स्रोत हैं और इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। अब आप देख सकते हैं ऊर्जा के कितनी तरह के स्रोत होते हैं। एक होता है सीमित यानी अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय यानी बहुत जल्दी ना बनने वाला, और असीमित यानी नवीकरणीय, जो आपको रिन्यू होता रहता है। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेस कहलाते हैं।
तो जैसे आप देखिए अनवीकरणीय स्रोत में आपका जीवाश्म ऊर्जा है जो कि आपके पृथ्वी के भीतर से हमें प्राप्त होती है, कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, रसोई गैस है ना। और दूसरा नवीकरणीय स्रोत में जैव ऊर्जा हो गई, जैव ऊर्जा यानी जैसे बायो गैस हम लोग बनाते हैं, जल शक्ति हो गई, वन जैव मात्रा ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ये सब आपके क्या होते हैं, नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब सीमित ऊर्जा, हाँ, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो अनवीकरणीय स्रोत हैं से मुख्य रूप से कार्बन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जिससे वायु प्रदूषण भी होता है, जबकि नवीकरणीय स्रोत जो है ऊर्जा स्वच्छ होती है जिसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जलाई जाती है, जला करके हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब सीमित अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? पत्थरगा कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक, मतलब ये पेट्रोलियम पदार्थ में ही ये सब चीज़ें आती हैं जो पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं। डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं क्योंकि इनको बनने के लिए करोड़ों वर्ष लगेंगे। अब अगर पृथ्वी के भीतर के हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो उनको बनाने के लिए तो करोड़ों वर्ष ही है ना, तो कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। तो ये पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, अर्थात ये ऊर्जा के सीमित स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। पेड़ पौधों के पृथ्वी के अंदर गहराई में दब जाने के फलस्वरूप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात कोयले का निर्माण होता है। कोयला कुछ पथरीले पदार्थ एवं कार्बन के जटिल यौगिकों से बना होता है। इसी प्रकार जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम के अधिकांश भंडार थल तथा समुद्र की तली से कई हजार मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इन भंडारों से पेट्रोलियम निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम सैकड़ों हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि हम लोग प्राप्त करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्म यानी जो चीज़ें पृथ्वी के नीचे दब गई हैं, करोड़ों वर्षों बाद उसको निकाला जाता है तो जीवाश्म कहलाते हैं, तो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन की पूर्ति जीवाश्म ईंधन करते हैं। जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। ईंधन के इन स्रोतों को समाप्त हो जाने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, अर्थात ये ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। इनके लगातार प्रयोग से ऊर्जा संकट की एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म जीव का अश्म है ना, तो यानी जीवाश्म शब्द का उपयोग मृत वृक्षों और जंतुओं की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है जिन्हें प्रकृति ने पृथ्वी की सतह के नीचे हजारों वर्षों तक सुरक्षित बनाए रखा, जिनके अध्ययन में पूर्व में पाए जाने वाले वनस्पति और जंतुओं की संरचना, आकार, डील डॉल के बारे में अनुमानित जानकारी प्राप्त होती है। जैसे 6 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले डायनासोरों की जानकारी इनके जीवाश्मों द्वारा ही प्राप्त हुई है, मतलब उसकी जो हड्डियों का ढांचा वगैरह मिलता है उससे हम लोग उसके डील डॉल के बारे में, आकार के बारे में पता लगा सकते हैं। अब दूसरा होता है असीमित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, मतलब जो हमें असीमित मात्रा में उपलब्ध है पृथ्वी पर। तो ऊर्जा का एक अत्यंत एवं महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के पृष्ठ का कोई ना कोई भाग हर समय सूर्य के प्रकाश से प्रदीप्त रहता है, अर्थात वर्ष के सभी दिन 24 घंटे पृथ्वी का कोई ना कोई भाग सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। वायु ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। जल ऊर्जा का उपयोग विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने में एवं प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये सभी ऊर्जा के असीमित तथा नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा जीवन को सुविधाजनक बनाने वाले संसाधनों में निरंतर वृद्धि के कारण ऊर्जा की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जिनका भंडार सीमित है, लगभग 250 वर्षों पश्चात समाप्त होने की संभावना है। अब आपका आता है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं उपयोग। वैकल्पिक ऊर्जा मतलब हम लोग जो परंपरागत ऊर्जा है उसको छोड़ के हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करें तो हमारे पृथ्वी पर यानी समाज में क्या क्या विकास हो सकता है, ये चीज़ है। सौर ऊर्जा, गतिमान वायु,
प्रवाहित जल की ऊर्जा, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा तथा नाभिकीय ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। इन पर आधारित कुछ युक्तियों द्वारा वर्तमान में ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। अब इसमें देखिए, जैसे सौर ऊर्जा पर आधारित युक्तियाँ। पृथ्वी पर 1 घंटे में पड़ने वाली सौर ऊर्जा समस्त विश्व की जनसंख्या द्वारा 1 वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल ऊर्जा के लगभग बराबर है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी पीपल हैं, जितनी भी युक्तियां हैं, उन सब के द्वारा 1 वर्ष में जितनी बिजली खर्च मतलब जितनी ऊर्जा खर्च होती है, वो सूर्य केवल 1 घंटे में पृथ्वी पर उपलब्ध करा देता है। लेकिन पृथ्वी के छोटे एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा काफ़ी कम होती है। अतः इस ऊर्जा के छोटे भाग को उपयोग करने के लिए हमें ऐसी युक्तियों की आवश्यकता होती है जो इसे बड़े क्षेत्र से एकत्र कर सकें। जिससे यह भी खोज की गई कि काले पृष्ठ पर सौर ऊर्जा का अवशोषण सफ़ेद की अपेक्षाकृत अधिक होता है। सौर कुकर में इसका उपयोग होता है। आप जैसे देखिए, नॉर्मली आप देखिए, जैसे जाड़े में हम लोग कहते हैं कि हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, काले रंग का कपड़ा पहनो, अच्छे से ऊर्जा अवशोषित होती है, थोड़ा सा गर्मी लगती है। और वही आप क्या करो कि वही काले रंग का कपड़ा गर्मी में पहन के निकल जाओ, क्या हो, कितनी गर्मी लगेगी, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषक है। उस गर्मियों में हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और जाड़े में हम लोग क्या होते हैं, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, जिससे कि हम लोगों को जाड़े में ज़्यादा ऊष्मा चाहिए और गर्मियों में कम ऊष्मा चाहिए। तो अब इस पर आधारित कुछ युक्तियां हैं बेटा, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इतना पढ़िएगा कि नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं और अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।